वो दिक्कत नहीं रह गई है, उस दिक्कत का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो देखते हैं पहला चैप्टर। जैसे इस पूरी इकोलॉजी में कुल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम, तीसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और चौथा चैप्टर अभी हम आने वाले हैं। पहले आप 3 जाने, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सिंपल सी बात है, हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में हम सभी चीज़ों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन ब्रीफ में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन को पॉपुलेशन इंटरेक्शन के नाम से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पॉपुलेशन के कारण क्या होते हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण क्या है, पॉपुलेशन अगर किसी देश में घट रहा है तो उस पॉपुलेशन के घटने के क्या कारण है। हर एक चीज़ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, मतलब डिटेल भी नहीं, उतना ही जितना हमारे पढ़ने के लिए है। अगर आप आगे जाके MBBS करते हो तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज़ वहाँ पे एक इकोलॉजी का अलग सेक्शन होता है, मतलब एक सब टॉपिक होता है। जैसे कि जो उसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी है, MBBS में हम बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजी भी एक पार्ट है। जैसे बायोडाइवर्सिटी के 2 पार्ट हैं, एक एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में सिर्फ इकोलॉजी। तो हमें सेकंड वाले के बारे में बात करनी है। तो हम बात कर रहे हैं, अब चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो पूरा हम ये एक तरीके से एक पूरी यूनिट पढ़ रहे हैं इकोलॉजी। आखिर इकोलॉजी है क्या, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी है क्या, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होती है। हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म और जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑर्गेनिज्म जो करते हैं या नेचर जो करता है वो कहीं ना कहीं, और कई बार डायरेक्ट रूप से, कई बार इनडायरेक्ट रूप से, कभी ना कभी डिपेंड करता है दोनों के बीच की इंटर रिलेशनशिप पे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इंटर डिपेंडेंट भी होते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बेसिकली जब हम कम्युनिटीज़ की बात करेंगे तो हम मेनली 3 कम्युनिटीज़ पढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन के आधार पर अगर मैं बोलूँ तो हम ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में बांट सकते हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। सिंपली माइक्रोब्स वो होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स वे होते हैं जो कि हम एक को मूव करते हुए देखते हैं और एक को मूव करते हुए नहीं देखते हैं। तो ये तो बहुत पहले की जो क्लासिफिकेशन है वो, अगर हम केवल प्लांट और एनिमल ले, बाद में जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या हमने पढ़ लिया है तो हमने देखा था कि वहाँ पे 5 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हमने लिए थे जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी एक माइक्रोबियल कम्युनिटी को दूसरे अलग अलग क्लासेस के अंदर। जैसे कि हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनवेलप, हमने सेल वॉल का टाइप, हमने सेल का ऑर्गेनाइजेशन, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब हमने देखा था। तो इस हिसाब से हमने 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। यहाँ पे कम्युनिटीज़ के आधार पे अगर हम बांट रहे हैं तो हम माइक्रोब्स को अलग कर सकते हैं। माइक्रोब्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा आ जाएंगे, और प्लांटिया और एनिमेलिया अलग ग्रुप में आ जाएंगे। फंजाई को हम एक एक्सेप्शन के रूप में देख सकते हैं। ओके, तो सिंपली कुल इसका समरी ये है कि ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे के बीच में इंटर डिपेंडेंट होते हैं, और इन दोनों की स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। अगर इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट के बारे में भी हम आगे जाने वाले इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बोला था, हम हर एक चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इन्वायरमेंट के बारे में अगर मुझे कुछ बोलना है तो इन्वायरमेंट में 2 तरीके के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ई बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ई बायोटिक कंपोनेंट्स, ई बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, ई बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको 3 चीज़ें मेनली मिलेंगी जो कि हमने बात कर चुका है। हमने जिस बारे में, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया या माइक्रोब हो गया।
ई बायोटिक की अगर हम बात करें तो ई बायोटिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ई बायोस्फीयर में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जो चीज़ें लिविंग नहीं हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें एक्चुअली, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केमिकल्स होते हैं, ठीक, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे जब हम बायोमैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ केमिकल्स का भी जिक्र होगा इकोसिस्टम में। तो आगे चलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में ही जब रिलेशनशिप हो, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को दो भागों में बांट दिया, बायोटिक और एबायोटिक। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, जैसे ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच का भी इंटरेक्शन हो सकता है, जो कि हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पढ़ने वाले हैं, या फिर बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। हम सभी जानते हैं कि अगर पेड़ पौधे हैं वो सीज़न के हिसाब से ब्रीड करते हैं, या फिर कुछ ऐसे सीजनल ब्रीडर्स हैं, हमने पहले चैप्टर में 12th में पढ़ा हुआ है कि कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जो कि सीज़न के अकॉर्डिंगली ब्रीड करते हैं। वहाँ पे हमने एनसीईआरटी में हमने जो 5वीं पेज थी उसकी लास्ट वाली लाइन में हमने यही पढ़ा था कि पक्षियाँ जो हैं वो मेनली सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, लेकिन फार्म्स में रखा जाता है तो उन्हें हर महीने हर समय उन्हें ब्रीड करने की कैपेबल बनाया जाता है। ओके, तो कह सकते हैं कि बायोटिक और बायोटिक के बीच का इंटरेक्शन, या ई बायोटिक और बायोटिक के बीच का इंटरेक्शन, दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी कह सकते हैं। तो ये तो हो गई एक साइंटिफिक टर्म। ओके, हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी देखे हैं जो कि अपने आप में ही मतलब को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम उसे दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मैंने ले लिया, तो क्लास और ईफिकेशन। किसी भी चीज़ में हम ईफिकेशन डाल देते हैं तो उसका मतलब होता है करना। ओके, और क्लास तो हम सभी जानते हैं, तो क्लास में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन है। तो यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं व्हेन वी स्टडी द लिविंग वर्ल्ड, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द प्लांट किंगडम। तो हमने यही देखा, प्लांट किंगडम में भी हमने अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन देखी। हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन देखा, हमने वहाँ पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देखा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद हमने उसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें नेचुरल सिमिलैरिटीज़ और नेचुरल डिसिमिलैरिटीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने उसमें आगे हम बढ़े तो हमने उसमें न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन देखा। तो इस तरीके से मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासेस में बांटना, प्लांट को किस तरह से अलग अलग क्लासेस में बांटा गया, पूरे ऑर्गेनिज्म को कैसे अलग अलग क्लासेस में बांटा गया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो पूरी प्लांट डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं ये समरी है। इट इज़ अ समरी ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन द पास्ट। प्लांट डाइवर्सिटी में पूरा इंक्लूड मैं नहीं करूँगा, मैं प्लांट किंगडम को इंक्लूड नहीं करना चाहता, या एक तरीके से मैं कर भी सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ कि जितने भी तरीके के प्लांट हैं, जितने भी तरीके के एनिमल हैं, अगर उन सबको मिला दें, अगर हम ये 4 चैप्टर मिला दें, द लिविंग वर्ल्ड, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो जब हम दुनिया भर के सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटमी हम जान चुके होंगे, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन को देखना ईजी पड़ता है। ओके, तो एक्चुअली बात यह है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 11th, तो मैंने इन चारों चैप्टर्स पे इतना प्रेशर नहीं डाला। मैंने अगर मैं सीरियस हो जाऊँ तो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, और मैंने आर्की बैक्टीरिया के बारे में कुछ पढ़ा था, और अगर बोलूँ तो अमीबॉइड्स के बारे में मुझे प्रोटोजोअन्स, अगर कोई बोल दे प्रोटोजोअन्स, तो मैं यही समझता था कि प्रोटोजोअन्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आता है। मैं ये नहीं जानता था कि यूग्लिना अलग एक कैटेगरी में होता है जिसे यूग्लिनॉइड्स कहते हैं। ठीक, तो मैंने एक बहुत ही ऊपर से 10th लेवल की, 9th लेवल की स्टडी की थी व्हेन आई वाज डीलिंग विद द स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स विच कम इन क्लास 11th, क्योंकि उस समय मैंने नीट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की थी। तो दिस वाज इवन गुड फॉर मी। ये अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैंने मतलब
सीरियसली इस चीज़ पे प्रेशर नहीं डाला। और इसी वजह से जो है मेरी, जब मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ ली, जब मैंने नवंबर में ज्वाइन किया तो उस समय के कोर्सेज चल रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने पढ़ी, प्लांट प्लांट की भी फिजियोलॉजी मैंने पढ़ी, उसके 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए। उसके बाद 12th में तो मैं एक 12th में जो पहला चैप्टर था वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दी था, तो इसीलिए मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ही से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया था, वो जो सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया था वो सीक्वेंस मैं दोहराना चाहता हूँ, ताकि जो चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं है वो भी मुझे क्लियर हो जाए, ताकि आने वाले बैचेस को मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँ। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि हम इकोलॉजी को या फिर अन्य वर्ड्स को, जैसे क्लासिफिकेशन मैंने दिया, तो हम उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम उसके शब्दों को तोड़ें तो इसी तरह इकोलॉजी को भी अगर हम 2 शब्दों में तोड़ें तो हम तोड़ सकते हैं ओइकॉस और लोगॉस। ये 2 शब्दों में टूटता है। एक्चुअली में इकोलॉजी जो है वो एक लैटिन वर्ड का तोड़ा मरोड़ा हुआ पार्ट है, ठीक। जैसे हम बायोलॉजी कर देते हैं उसी तरह हमने इकोलॉजी कर दिया। तो इसको अगर हम तोड़ें तो 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं, ओइकॉस और लोगोस। ओइकॉस को अगर हमें कहना है तो हम इसे कह सकते हैं किसी का घर, होम, हम कह सकते हैं कि किसी का घर है, ठीक। और लॉगोस की अगर हम बात करते हैं तो हम स्टडी। तो अगर इन दोनों को मिला के अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ होम, एक्चुअली नेचुरल होम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम उसके होम की स्टडी करते हैं तो उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ये होम फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है। शुरुआत में ही बोला मैंने, नेचुरल वे होता है, नेचुरल होम होता है, तो इसमें फॉरेस्ट आ सकता है, ग्रासलैंड, पॉन्ड्स, लेक्स, ओके, और भी जैसे केव्स आ सकते हैं, लाइक दैट। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी साइंटिस्ट रिलेटेड। एक्चुअली ये MTR सीरीज़ में मैं करवाता, लेकिन टर्म्स को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप इसे MTR में सीखो तो एक हल्का सा आइडिया ले लेना, या फिर आप आगे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस तो साइंटिस्ट से रिलेटेड रहेंगे ही, जो मैं आपको DPPs या शीट्स प्रोवाइड करूँगा। तो जो टर्म इकोलॉजी दी थी अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने टर्म इकोलॉजी दी थी। फादर ऑफ इकोलॉजी जो है रीटर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, हम सभी जानते हैं, ठीक। टर्म इकोलॉजी किसने दी थी? अर्नेस्ट हेकल ने। जैसे इस नाम से आप रिलेट कर पा रहे होंगे अर्नेस्ट मेयर को, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, ये अलग चीज़ है। ये टर्म इसने इकोलॉजी का टर्म दिया था। जैसे अगर हम अर्नेस्ट मेयर की बात करें तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दी, जिसमें हमने देखा था कि इंटरब्रीड कैसे इफ़ेक्ट होती है। तो वो चीज़ हमें नहीं देखनी। अर्नेस्ट हेकल है ये जिसने टर्म इकोलॉजी दी थी। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी बोलें तो रीटर होते हैं। अगर इंडिया में जितने भी, जैसे कि इकोलॉजी जब स्टार्ट होती है तो एक फ़ोटो दिखता है आपको, वो हैं हमारे रामदेव बाबा, मतलब रामदेव मिश्रा। तो उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। और पूरे जो NCERT में उनका जो एक बड़ा सा उनका फ़ोटो दिया हुआ है, उसके बगल में उनकी बायोपिक लिखी हुई है। उसमें जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उन्होंने पारिस्थितिकी में प्रथम स्नातकोत्तर, मतलब क्या क्या कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम में उन्होंने सबसे पहले जो है वो ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद उन्होंने PhD भी की और वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। भारत सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इन्हीं की वजह से स्थापित किया। तो ये सब हमें याद नहीं रखना, ठीक। तो हमें बस इतना याद रखना है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी एंड दैट्स इट। वी हैव नॉट टू वरी अबाउट दिस एंड वी हैव नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज आई एम देयर। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की।
हायरार्की हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है, हमने द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा है बायोलॉजिकल हायरार्की के बारे में। हम वहाँ पढ़ते थे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये भी एक तरीके की टैक्सोनॉमिकल ही हायरार्की है, लेकिन इसे कहते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। ओके, तो इसके बारे में हम अगले जो ऑडियो बुक आएगी उसमें हम बात करेंगे। ये मेरा इनिशिएटिव है कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर आपको सिखाऊं कि आखिर होता क्या है इकोलॉजी या पूरी बायोलॉजी। मैं इसी तरह से ऑडियो बुक्स के फॉर्म में स्टोर करूँगा। अ, इससे आपकी जो वो है जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है। इससे आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से होता है। या फिर अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी धीमी कर लें, इसे 0.75x या 0.5x पे कर लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपनी स्पीड को इसी हिसाब से रख रहा हूँ ताकि बच्चों का रिवीजन हो सके। और अगर आप तेज़ हैं, अगर आपका माइंड शार्प है तो आप इसे नॉर्मल वॉइस पे भी सुन सकते हैं या फिर आप इसे तेज़ भी कर सकते हैं अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने, देखो यार सब्सक्राइब करने से ना पैसे नहीं मिलते। सब्सक्राइब करने से जानते हो क्या होता है, तुम्हारा फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब करने से जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो वो तुम्हारे पास पहुँचेगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखो, सब्सक्राइब अगर नहीं करना होता और सिर्फ कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन का वो होता कि नोटिफिकेशन आ जाता तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा कि लाइक करो। अगर तुम्हें पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करो। दिस इज़ ऑल योर चॉइस, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ कैसे तुमने सीखा इस पूरे चैप्टर को। ठीक, अभी तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। इसी तरह से मैं पूरी बायोलॉजी का ऑडियो बुक डालूँगा, तो इसे शेयर करो। और शेयर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरी जो मोटिवेशन है वही ख़त्म हो जाएगी वीडियोस बनाने की। तो मैं भी ऑडियो बुक्स अब बनाना बंद ही कर दूँगा। तो इसी तरह से कम ये चैप्टर तो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद अगर तुम लोग का रिस्पांस जैसा रहता है उस हिसाब से मैं आगे के चैप्टर्स पे प्लानिंग करूँगा। ओके, और ये बात पक्की है कि अगर एक बंदे ने भी कमेंट किया कि सर मुझे चाहिए ऑडियो बुक, तो मैं बनाऊँगा उसके लिए। लेकिन अगर 40 लोगों ने की और बाकी लोगों ने नहीं की तो मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ। क्योंकि भाई 40 लोग चाहें तो 40,000 लोगों के पास ये वीडियो पहुँचा सकते हैं। तो ट्राई करना यार कि लोगों के पास कम्युनिटी में अपने स्प्रेड करना। और आगे हम कम्युनिटी अगले लेक्चर में हम पढ़ने ही वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं हायरार्की में क्या क्या होता है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फर्दर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये सब तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है और सेल से पहले क्या होता है ये हमने कभी नहीं सीखा। ठीक, और सेल और टिश्यू के बीच में क्या होता है ये भी हमने नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर जो है वो और भी एक्साइटिंग और भी थ्रिलिंग होता जाएगा। एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, तुम लोग NCERT पढ़ लेना। और NCERT पढ़ने के बाद जो भी तुम मतलब अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने डाउट्स को मतलब तुम्हें NCERT की कौन सी लाइन समझ में नहीं आई मेरे लेक्चर को सुनने के बाद, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुमको कोई भी लाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्राई करना कि NCERT को कंप्लीट करो और उसके बाद मैं क्वेश्चंस देना शुरू करूँगा। ओके, वीडियोस के फॉर्म में ही क्वेश्चंस को डाल दूँगा। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू। वो दिक्कत नहीं रह गई है, उस दिक्कत का सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। तो देखते हैं पहला चैप्टर। जैसे इस पूरी इकोलॉजी में कुल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम, तीसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और चौथा चैप्टर अभी हम आने वाले हैं। पहले आप 3 जाने, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सिंपल सी बात है, हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में हम सभी चीज़ों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन ब्रीफ में हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन को पॉपुलेशन इंटरेक्शन के नाम से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पॉपुलेशन के कारण क्या होते हैं, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण क्या है। पॉपुलेशन अगर किसी देश में घट रहा है
तो उस पॉपुलेशन के घटने के क्या कारण हैं, हर एक चीज़ पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, मतलब डिटेल भी नहीं, उतना ही जितना हमारे पढ़ने के लिए है। अगर आप आगे जाके MBBS करते हो तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज़ वहाँ पे एक इकोलॉजी